नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम जिस सीरीज पर बात करने वाले हैं वो झारखंड से संबंधित है। जो हम लुसेंट जो एक पतला सा किताब है उसके बारे में बात करेंगे। जो एक पतला सा किताब है ना, वो झारखंड के कोई भी परीक्षा प्रतियोगी होगा, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें हर हाल में काम आने वाला है। यह किताब इतना महत्वपूर्ण है कि आप आप इसका बयान नहीं कर सकते कि यह कितना किताब महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, झारखंड के बारे में। तो इसमें क्या करेंगे ना हम लोग कि इसका पूरा बुक सीरीज में चलेगा कि मतलब लगभग सब सीरीज इसमें खत्म कर देंगे। जितना भी इसमें चैप्टर बाय चैप्टर है, उस चैप्टर को हम पूरा शुरू एक से चैप्टर से लेकर जितना चैप्टर तक होगा सारा कंप्लीट करके आपको हम देंगे। तो आप इस चीज के लिए बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं इस बुक के बारे में कि आखिर यह बुक में क्या दिया हुआ है और इसमें क्या महत्वपूर्ण और हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले झारखंड के बारे में। झारखंड जो है एक पतला सा किताब है भाई, इतना महत्वपूर्ण किताब है ये कि आप एक बार पढ़ के देखिए, बहुत ही मजा आ जाएगा। आपको फील आ जाएगा कि हाँ, झारखंड के बारे में आज कुछ जाने हैं। तो हम इसका चैप्टर बाय चैप्टर करके हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। पूरा कौन है? झारखंड का सामान्य ज्ञान। तो आइए हम पूरा बात करते हैं झारखंड के बारे में कि इसमें चैप्टर बाय चैप्टर क्या दिया हुआ। तो इसका पहला चैप्टर इतिहास के बारे में बताता है। क्या बताता है? इतिहास के बारे में कि झारखंड का इतिहास क्या है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, झारखंड के इतिहास के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट क्या बना है? झारखंड परिचय व नामकरण। परिचय व नामकरण। तो इनका परिचय हम थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या परिचय हो सकता है इसका। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, आप बस सुनिएगा, चीजों को सुन के ही याद हो जाएगा। देखिए परिचय हम देखें कि क्या है, झारखंड जो है, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। कौन सा राज्य है? आदिवासी बहुल राज्य है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इतनी सारी जनजातियां निवास करती है। यहाँ 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। इसको इसीलिए इसको झारखंड का आदिवासी, मतलब इसको आदिवासी बहुल राज्य कहते हैं। आदिवासी बहुल राज्य। बहुत ही मतलब मजा आ जाएगा पढ़ के। एक बार तो पढ़िए तो उसके बाद विश्वास कीजिएगा। अब इसके आगे बढ़ते जाए, झारखंड। झारखंड के रूप में आदिवासियों की गृहभूमि। ये मतलब ऐसा है ना कि इतना 32 प्रकार की जनजाति रहेगा तो ऑब्वियसली है कि इसको झारखंड आदिवासियों की गृहभूमि कहते हैं। यह स्वदेश मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। विंध्य व कैमूर की पर्वत श्रेणियों में झारखंड को उत्तर उत्तर से होने वाले आक्रमणों को सदैव सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि जो विंध्य पहाड़ियां है ना, विंध्य और क्या बोलते हैं उसको, कैमूर की पहाड़ियां की श्रेणियों ने झारखंड को, कहने का मतलब है झारखंड को उत्तर भारत से होने वाले आक्रमण से सदैव सुरक्षा करता है। और इसमें क्या है कि वस्तुतः प्राचीन काल में कौन गुप्त शासकों जैसे गौड़ शासक संस्थान को छोड़कर किसी भी राजवंश ने इस क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं किया। सोचिए कि क्या मतलब नेचुरल इसमें बचने का उपाय था। इसमें ऐसा था कि विंध्य और कैमूर के मतलब उत्तर भारत से इसमें आक्रमण नहीं कर सकते, तो इसमें कौन सा शासक आकर बसा था? तो देखिए कौन था? कौन? जो गौड़ शासक शशांक को छोड़कर ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जो यहाँ पर अधिक समय तक शासन नहीं किया। अब क्या है कि मध्यकाल में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन, कब क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन? आरंभ में उभरने वाले राजवंशों में प्रमुख थे छोटा नागपुर का खास नागवंश। ये सब डिटेल्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप सुनिए और सुनकर इतना आनंद लीजिए कि मत पूछिए। नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश, सिंहभूम का सिंह वंश, और बाद में इससे सुनिए, छोटा नागपुर का खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। बाद में क्या हुआ? बाद में उभरने वाले राजवंशों में या प्रमुख थे कौन कौन जो बाद में उभरे थे? वो देखिए कौन कौन थे। जैसे मानभूम का मानवंश, ये बाद का
कब का? नागवंश, रक्सेल वंश, सिंह वंश के बाद जो उभरे उनमें थे मानभूम के मानवंश, रामगढ़ राज्य, खड़गडीहा राज्य और पंचेत राज्य, ढालभूम का ढाल वंश एवं पलामू का चेरो वंश। कौन कौन थे भाई? कि मानभूम का मानवंश, रामगढ़ का रामगढ़ राज्य और खड़गडीहा राज्य, पंचेत राज्य, ढालभूम का ढाल वंश एवं पलामू का चेरो वंश शामिल थे। अब हम आगे बात करें तो इसमें क्या है ना कि सुनिए, इसमें देखिए क्षेत्रीय राजवंशों में, एक मिनट आपको हम हाईलाइट थोड़ा कर देते हैं। देखिए क्षेत्रीय राजवंशों के में छोटा नागपुर का खास का नागवंश सबसे दीर्घकालिक साबित हुआ। कौन? छोटा नागपुर का खास नागवंश दीर्घकालिक साबित हुआ। सल्तनत काल में, सल्तनत काल जो कब से कब था? 1206 से 1526 में दिल्ली के सुल्तान ने अपने लगभग 300 वर्षों के शासन काल में, कब कितने? 300, दिल्ली सल्तनत कितना? 300 वर्ष के शासन काल में इस क्षेत्र में कभी भी पूरी तरह आक्रांत नहीं कर सके, मतलब इसमें पूरी तरह आक्रांत नहीं कर सके। सल्तनत काल में झारखंड पर छीट-फूट ही बाहरी आक्रमण हुए, जैसे क्या कि जैसे सल्तनत का जब चल रहा था 1200 से 6 से 1526 ईस्वी तक के सुल्तान अपने लगभग 300 वर्ष के शासन काल में इस क्षेत्र में कभी भी पूरी तरह आक्रांत नहीं कर सके। सल्तनत काल में झारखंड पर छीट-फूट आक्रमण, छोटा मोटा मतलब ना के बराबर बाहरी आक्रमण हुए, जिसे वीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पर वीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पर मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति कौन? मलिक बयां द्वारा हजारीबाग पर तथा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति, कौन? देखिए सुनिए, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति कौन था? मलिक बयां के द्वारा हजारीबाग पर तथा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण हुए। मलिक बयां कहाँ पे? हजारीबाग, और उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति जो थे वो संथाल परगना पर। एक गाथा के अनुसार उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने, उड़ीसा के राजा जो थे जय सिंह देव, 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया। कौन भाई? तो कौन? एक गाथा वो बोलते हैं कि उड़ीसा के राजा कौन? जय सिंह। कौन? जय सिंह जो थे 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया। कौन? बताइए आप लोग। जय सिंह 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया। कौन? ये। इसी तरह खानदेश के शासक कौन? आदिल शाह। खानदेश का शासक कौन था? आदिल शाह जो भी थे वो भी क्या किया कि इस पे आदिल शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा। आदिल शाह द्वितीय ने झारखंड सैन्य दल का झारखंड भेजा। आदिल शाह द्वितीय को ही क्या बोला जाता है? झारखंडी सुल्तान। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न शासकों में से किन्हें झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। उसमें ऑप्शन दे देगा आपको कपिलेंद्र गजपति, जय सिंह देव, आदिल शाह, मलिक बयां। तो किसको हो जाएगा? आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की। किंतु इन सब का कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। इन सब का स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा और झारखंड का स्वतंत्र सत्ता बने रहे। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा भाई तुम आया क्या किया फलना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुगल का अब आता है इसके बाद मुगल काल कब से? 1526 से 1707, यानी कि औरंगजेब के शासन काल था। तीसरे मुगल बादशाह अकबर तो नाम सुने ही होंगे। अकबर महान की शासन काल में 30वें वर्ष, कब? 30वें वर्ष मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। तब से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश बिहार उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को कर देने लगे। क्या हुआ ना कि मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। कब? अकबर के जो शासन काल के 30वें वर्ष में वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। तब से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश बिहार उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को कर देने लगे, क्योंकि क्या हुआ ना, हालांकि यह कर अदायगी बहुत ही अनियमित था। मतलब क्या बोले भाई, जितना कमाए ना उतना खर्चा,
वही ना, खर्चा कैसे बोलते हैं उसको, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जितना आया नहीं उससे भी सलाह आदाय की बहुत अनियमित थी। मतलब क्या बोल सकते हैं, दबाव बढ़ने पर क्षेत्रीय राजवंश सालाना कर दे देते और थे, और आगे देते रहने की हामी भर लेते। बेचारा क्या करे कि हाँ सरकार आपको हम कर दे देंगे, अभी हम दिए हैं लेकिन आप फिर देंगे। इतना बेचारा इतना मजबूर हो गया, देते थे, लेकिन जैसे ही दबाव घट जाता था वे कर देना बंद कर देते थे। क्या दबाव घटा मतलब अरे चल गलो घर, मतलब कर नहीं देते थे। उत्तर मुगल काल में क्या हुआ ना, कि सुनिए, उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों को झारखंड पर पकड़ कमजोर पड़ गई। कब कमजोर पड़ गई? इसी काल में झारखंड के लिए एक नया खतरा मराठों के रूप में आया। देखिए भाई, उन लोग तो चले गए लेकिन आफत भी छोड़ के चले गए। कौन आ गया अबर? अबर आ गया हम मराठा के रूप में आया। मराठा आक्रमण का सिलसिला 1741 ईस्वी से शुरू होकर 1803 ईस्वी तक चला। सब 1741 से 1800 शुरू होकर 1803 ईस्वी तक चला। यह खतरा बड़ा रूप लेता उससे पहले अंग्रेज हावी हो गए। क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए इन लोग उग्र रूप धारण करने ही वाला था कि जय उस समय अंग्रेजों का आगमन हो गया, आगमन हवा भी हो गए। उधर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों की शक्ति इतनी छीन पड़ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से इस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश की प्रक्रिया 70 वर्षों में 1700, देखिए झारखंड में अंग्रेजों की प्रवेश की प्रक्रिया 70 वर्षों में 1767 से 1837 इसमें पूरी हुई। बाप, 1767 से आते गया 1837 में पूरी हुई। झारखंड एवं उनके सहयोगियों जिनमें अधिकारी, कर्मचारी, जमींदार, ठेकेदार, महाजन आदि शामिल थे कि झारखंड में प्रवेश की जनजातियों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि इन सब ने जनजातियों के बंद जीवन में उथल पुथल मचा दी थी। बाप रे, इतना अंग्रेज भी आए तो कम नहीं थे भाई। ये भी क्या किया कि सभी सबने जनजातियों को बंद जीवन में उथल पुथल मचा दी और सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। और सब क्या हुआ कि उलट पुलट सब तहस नहस खत्म। इसी कारण झारखंड में निरंतर जनजातीय विद्रोह होते गए। बात तो सही है। देखिए, जितना आप जानते होंगे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ताप साप सहन करते गए, दाब सहन करते, तो एक दिन क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद एक ग्रह का निर्माण हुआ, सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम में सब अपने अपने ग्रह बने। इसी तरह क्या हुआ ना कि अंग्रेजों के दबाव, मारपीट पूरा चलते गए, तो ये तो निश्चित था, होना ही होता, एक ना एक दिन होता ही है। सच्चाई कभी झुकता नहीं है। जिनमें सर्वप्रथम संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में एक प्रमुख उदाहरण है। यह मुंडा उलगुलान, जो बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ। अब 1800 के बाद 57 के विद्रोह में झारखंड के लोगों ने महत्वपूर्ण भागीदारी दी। देखिए, भागीदारी नहीं देता तो इतना अंग्रेज और हावी हो जाते, पता नहीं क्या क्या कर देते। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए। ठीक है, क्या हुआ ना कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सब जहां गांधी जी द्वारा चलाए गए थे, में झारखंड के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई और 1947 में भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। झारखंड बिहार का भाग बना रहा और दक्षिण बिहार के नाम से जाना गया। जानिए, काहे झारखंड जो था ना भाई, पहले बिहार का भाग था, 2000 में अलग हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते थे झारखंड में रहने के दौरान कि ये दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। कौन? जो वर्तमान में झारखंड है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बीज रोपण 20वीं सदी के आरंभिक दशक में हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व छोटा नागपुर उन्नति समाज,
छोटा नागपुर, संथाल परगना, ये सब क्या है ना कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को इन लोग प्रोत्साहित कर रहे थे। आदिवासी सभा, आदिवासी महासभा इसको बोलते हैं, झारखंड पार्टी आदि ने किया। इसमें और बहुत सारे पार्टी आते गए, मर्ज होते गए, आते गए, मर्ज होते गए, और 1963 से 1973 तक समय झारखंड आंदोलन के बिखराव और ठहराव का दौर था। 20वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो, वर्तमान में जिसकी सरकार है, वो झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा नियमित आंदोलन हुआ, जिसके फलस्वरूप बिहार सरकार ने 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक की स्थापना की। कब कब किया भाई? 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक की स्थापना की। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत संख्या 28वें के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। रांची को इसकी राजधानी बनाया गया। कब? रांची को इसकी राजधानी बनाया गया 28वें राज्य के रूप में। यह अब मतलब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। अगर हम इसकी नामकरण पर बात करें कि भाई साहब नामकरण के विषय में क्या मत देते हैं, तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ऐसा नाम मजा आ जाएगा पढ़ के। इसे झारखंड, इसका अगर हम नामकरण पढ़ते हैं, नामकरण, तो बताइए नामकरण क्या हो सकता है? सुनिए, देखिए, झारखंड शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलने से हुई है। कौन भाई? झार प्लस खंड बराबर झारखंड, यानी कि झाड़ मतलब वन और खंड मतलब प्रदेश। इस प्रकार झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। समझ में आया? आज जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है, उसे अतीत में विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से जाना जाता था। इस क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक स्रोत जो मिला, इस क्षेत्र का जो प्रथम साहित्यिक स्रोत मिला, वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड्र और पुंड्र नाम से मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? पुंड्र या पुंड्र के नाम से किया गया। पुंड्र या पुंड्र। इस क्षेत्र को वायु पुराण में मुरंड, इस क्षेत्र को वायु पुराण में क्या कहा गया? मुरंड कहा गया। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया। भाई सब कैसे याद रखे? वायु का मुरंड और विष्णु का मुंड। तो देखिए, इसमें 2 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है। जो छोटा वो बड़ा, वो बड़ा वो छोटा, यानी कि विष्णु थे। तो तथा भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया। भागवत पुराण में क्या कहा गया? किक्कट प्रदेश कहा गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या 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 है। भागवत पुराण में क्या किया गया? किक्कट प्रदेश कहा गया। और महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को, महाभारत में क्या किया? महाभारत वो पूछ सकता है, महाभारत में कहा गया पुंडरिक देश, पुंडरिक देश कहा गया। अब आगे हम बात करते हैं, तो महाभारत पुंडरिक हो गया और पुंडरिक देश का महाभारत में इस क्षेत्र के लिए एक और नाम दिया गया, क्या? पशु भूमि मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को मुरून, कितना मिलता जुलता नाम है, आपको याद रखना ही होगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा कि क्या आप ट्रिक बना सकते हैं। पूर्व मध्यकाल में संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र को कलिंग देश कहा गया। क्या कहा गया? इसके आगे इस क्षेत्र साहित्य क्षेत्र को कलिंग देश कहा गया। 13वीं सदी में इसके ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। लीजिए, आ गया झारखंड शब्द का उल्लेख। किसमें प्रथम मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। यह झारखंड शब्द प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने सामान्यतः इस क्षेत्र का उल्लेख झारखंड के नाम से किया गया है। झारखंड झारखंड नाम के प्रयोग से शम्स से सिराज अफीफ, इसको तारिक फिरोशाही, सलीमुल्लाह तारिक बंगला कहा। देखिए क्या क्या मतलब झारखंड से मिला। किसका? शम्स सिराज किसका? तारिक फिरोशाही, सलीमुल्लाह तारिक बंगला, गुलाम हुसैन का सियार उल मुतखरीन आदि में किया गया। जितना आप नाम सुन रहे हैं ना, तारिक फिरोशाही, सलीमुल्लाह के तारिक बंगला, गुलाम हुसैन के सियार उल मुतखरीन में सब झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। भक्तिकालीन कवियों में कबीर एवं जयसिंह में झारखंड की रचनाओं को नामोल्लेख किया गया है।
देखिए भाई साहब, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतना मतलब मत पूछिए कि भक्ति कालीन जो कबीर एवं जायसी ग्रंथों में भी झारखंड के नाम का उल्लेख किया गया है। आगे हम बात करें इसका कि झारखंड के में मुख्य रूप से छोटानागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। वन क्षेत्र शामिल है किसका? झारखंड में मुख्य रूप से छोटानागपुर पठार और संथाल परगना वन क्षेत्र शामिल है। आज झारखंड के पहले छोटानागपुर संथाल परगना का ही परिवाची है। कौन? देखिए, जो छोटानागपुर पहले बोलते थे ना हम लोग ना, उसी का परिवाची क्या है? संथाल परगना। अतएव इन दोनों क्षेत्रों के पुराने नए नामों का परिचायक आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या है? छोटानागपुर के बारे में। छोटानागपुर छोटानागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। सुन लीजिए भाई साहब, छोटानागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। या झारखंड के लगभग 80% भाग में फैला है। ढीले ढाले अर्थों में छोटानागपुर को झारखंड का समानार्थी कहा गया है। किसको? छोटा नागपुर कहा जा सकता है। सामान्यतः सामान्यतः छोटानागपुर कहने से झारखंड का तथा झारखंड के कहने से छोटानागपुर का बोध होता रहा है। सुनिए भाई साहब, इसे हम बताते हैं जैसे छोटा नागपुर और इधर झारखंड। इसको ई कहिए या इसको ई कहिए, बतिया बराबर है। छोटानागपुर को झारखंड कहिए या झारखंड को छोटानागपुर कहिए, बात बराबर, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। चीनी यात्री फाहियान लीजिए, और तो और देखिए अब क्या हुआ कि चीनी यात्री जो फाहियान आया था वो अपने यात्रा वृतांत में इसको क्या कहा? फोकोकिवी, यानी कि छोटानागपुर पठार को कुकुड़लाड कहा। छोटानागपुर को क्या कहा? कुकुड़लाड। एक दूसरे चीनी यात्री हैंसोंग ने अपने यात्रा वृतांत, फाहियान तो क्या बोला? कुकुड़लाड। अब फिर दूसरा चीनी यात्री आता है हैंसोंग, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन शासनकाल में आता है हैंसोंग, और जिसमें सीयूकी में अपने ग्रंथों में कहा है किलोना सुकोलाना, यानी कि इसका अर्थ होता है कर्ण सुवर्ण। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? देखिए क्या होता है, कर्ण सुवर्ण। मध्यकाल में रांची, मध्यकाल में क्या हुआ कि रांची जो हुआ, रांची क्षेत्र कोकरा, रांची कोकरा खोखरा के नाम से जाना जाता है। खोखरा, सुनिए नाम कैसा लग रहा है, अजीब अजीब। मध्यकाल में रांची को क्या क्या? कोकरा खोखरा नाम से जाना जाता था। यही क्षेत्र धीरे धीरे चुटिया नागपुर, चूटा नागपुर या सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने लगा, जो उपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र का परिचायक था। ब्रिटिश काल में इसके दौरान 1765 ईस्वी में 1833 ईस्वी तक इस क्षेत्र के लिए छोटानागपुर नाम प्रयुक्त हुआ। कब से कब? सुनिए, सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने लगा, जो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र का परिचायक था। ब्रिटिश शासन काल में दौरान 1765 में 1833 तक इस क्षेत्र के लिए छोटानागपुर नाम प्रयुक्त किया। कब तक? 1833 तक। 1834 में अंग्रेजों ने इसे दक्षिण पूर्व सीमांत एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी यानी वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी एंड SWFA के नाम से प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया। कब? 1834 में। इसका मुख्यालय विलिकिंसनगंज या चुशनपुर बाद का रांची बना हुआ। आ गया समझ में? क्या हुआ? रांची बनाया गया, बिशनपुर को बाद का रांची बनाया गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा संथाल परगना पे। संथाल परगना क्या है भाई साहब? ये तो कतई जहर है। संथाल परगना झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला कौन था? छोटा नागपुर। दूसरा कौन है? दूसरा है संथाल परगना। इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम नरीखंड है। सुनिए, क्वेश्चन का भरमार हो सकता है, अगर क्वेश्चन बना लेगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है इससे। जैसे कि नरीखंड किसका प्राचीनतम नाम था? तो यह संथाल परगना का प्राचीनतम नाम था। बाद में इसे कंकजोल कहा जाने, सुनिए कैसे कैसे नाम चेंज हो रहा है। कंकजोल कहा जाने लगा किसको? संथाल परगना को। ह्वेनसांग ने संथाल परगना का मुख्य क्षेत्र राजमहल का उल्लेख कीचिंग कोयला, देखिए कीचिंग काया कोयलो, कोचिंग कायला
किसको? संथाल राजमहल को क्या कहने जाने लगा? किचिंग कायला। मुख्य क्षेत्र जो राजमहल है उसका ये नाम से किया गया। राजमहल का नामकरण मध्यकाल में हुआ। राजमहल का नामकरण कब हुआ? मध्यकाल में। संथाल परगना का एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें राजमहल, पाकुड़, संथाल परगना सुनिए कौन कौन है? राजमहल हो गया, पाकुड़ हो गया, गोड्डा हो गया और दुमका के कुछ हिस्से भी शामिल थे। को दामिनी को कहा जाता था। सुनिए दामिनी को कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण। किसको? कौन कौन सा को मिलाकर दामिनी को कहा जाता था? तो कौन था? राजमहल था आपका, पाकुड़ हो गया, गोड्डा और दुमका। राजमहल, पाकुड़, गोड्डा, दुमका को दामिनी को के नाम से जाना जाता था, अर्थात पहाड़ी अंचल के नाम से जाना जाता था। ये देखिए इतना इतना फैक्ट दिया हुआ है, इतना याद करने वाला है, मतलब समझ लीजिएगा तो कहना नहीं है। एग्जाम के झारखंड कोई भी एग्जाम इसमें झारखंड पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप यह काम नहीं करेगा। बहुत ही पतला सा किताब है दोस्त, अगर आप चाहते तो मार्केट से ले भी सकते हैं, या तो नहीं भी लीजिएगा तो आराम से कान में हेडफोन डालिए और इसको मस्ती से सुनते रहिए। ज़्यादा वीडियो अगर लंबा हो जा रहा है इसीलिए हम आज तक इतने ही से रखते हैं, और कल हम पाषाण का अगला वीडियो जब आएगा वो पाषाण काल के बाद से आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।